सबसे बड़ी समस्या पहाड़ में ये हो गई कि जो आपने फ्री 2 रुपया राशन दे दी ना, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लोगों ने खेतों में काम करना छोड़ दिया। भाई आपको सस्ता मिल रहा है, 2 रुपये का मिल जा रहा है, फ्री का भी मिल जा रहा है अंत्योदय के तहत, तो आप क्यों करेंगे? हमें कहते हैं कि अगर सरकार चाहती है कि हम कृषि को रिवाइव करें पहाड़ में, और चाहे वो छोटी जोत भी है तब भी वो इकोनॉमिकल मॉडल बन सकता है। एक बार ये होता कि बेरोजगार भत्ता युवाओं को दिया जाएगा करके 3,000 रुपये, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ होता है। और कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये अगर देंगे तो उसी युवा को देंगे जो अपने खेती में हल चलाएगा या खेती को रिवाइव करेगा। अब आपने कहा कि आप मशीन के माध्यम से यहाँ पे खेती को बढ़ावा देंगे, आपका गाय खत्म हो गई, आपका बैल खत्म हो गया, आप प्राकृतिक किस पे करोगे? अब आप कह रहे हैं कि साहब आप आज इतना बड़ा प्रोग्राम परंपरागत कृषि योजना भारत सरकार लेके आई है। सोचिए, समथिंग 12,000 करोड़ से ज्यादा का है, वो 5 लाख हेक्टेयर में समथिंग कर रहे हैं। लेकिन हम बोर्ड तो जरूर देखे हैं, उसका आउटकम क्या रहा वो तो बोर्ड बहुत लगे गाँव में। हाँ, वो तो लगे हुए हैं। और एडवर्टाइजमेंट सबसे बहुत बड़ी अच्छा हुआ है। हाँ, अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ पे बोर्ड लगे हैं उसमें अगर आप सहयोगी संस्थाओं का नाम देखेंगे तो कोई चेन्नई की हैं, कोई मद्रास की हैं, कोई लखनऊ की हैं। बताओ उनको क्या पता है यहाँ के कृषि विकास के बारे में, यहाँ के परंपरागत खेती के बारे में? नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तराखंड के सामने भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अपने पहाड़ की खेती को रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना। अब सवाल यह उठता है कि उसे पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है। हमने जब लोगों से पूछा कि आप किस विषय पर चर्चा चाहते हैं, ज्यादातर लोगों ने कहा कि साहब पहाड़ में खेती को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। और जब पुनर्जीवित करने की बात आती है तो एक बड़ा नाम हमारे जहन में आता है, वह है डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी का, जो एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं रिवर्स पलायन के, जो एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं। उनके बेटे ने भी रिवर्स पलायन किया। तो आज हमने स्टूडियो में उनको आमंत्रित किया है और मैं इसलिए भी उनका विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि आप सोचिए, हमारे अनुरोध में वो नारायणबगढ़ से देहरादून आए सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए। डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी, बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद कि इतनी दूर से आप आए सिर्फ इसलिए कि हमारा जो भाव था आमंत्रण का, उसका आपने सम्मान रखा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, थोड़ा अपने बारे में बताइए ना कि ये रिवर्स पलायन आपका कैसे हुआ? धन्यवाद देवभूमि डायलॉग का, और विशेष तौर से भट्ट जी का, रमेश भट्ट, क्योंकि आपका जो कार्यक्रम है विशेष तौर से मैं तो बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि आप इस प्रकार के डेवलपमेंटल इश्यूज़ को बहुत अच्छा दिखाते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत, ये कमर्शियल के ज़माने में लोग इतना समय कैसे देंगे और आप कैसे बनाते होंगे, कैसे इसको मैनेज करते हैं, आई डोंट नो, बट लेकिन बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सर, अगर आपको उत्तराखंड को आगे ले जाना है तो उत्तराखंड के अच्छे लोगों को आपको आगे लाना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये एक बहुत बड़ा आपने बीड़ा उठाया है और ये चलते रहना चाहिए। और मैं तो सरकार से कहूँगा कि इस तरह के लोगों को बहुत अच्छा प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। ऐसा नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, बहुत लोग काम कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं, कोई संस्थागत रूप से काम कर रहे हैं, कोई संगठनात्मक रूप से काम कर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि आपके माध्यम से जो आप लेके आ रहे हैं उनको स्टडी करें और देखें कि उसको कैसे रिप्लिकेट कर सकते हैं, और अपने प्रोग्राम, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, प्लानिंग वाला कार्यक्रम है, जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं, उसमें कैसे उन लोगों को शामिल कर सकते हैं, उनके आइडियाज़ को शामिल कर सकते हैं पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में, विशेष तौर से कहूँगा। अब जैसे भट्ट जी आपने कहा कि मैं तो स्कूलिंग तो मेरे नारायणबगढ़ से ही हुई, लेकिन ये था कि मन में कुछ कि भाई पढ़ाई के लिए जाऊँ। और चूँकि मेरे बड़े भाई साहब भारतीय विद्याभवन में एक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, उसमें प्रिंसिपल थे, तो हाई स्कूल के बाद मैं दिल्ली गया और मैंने कहा मैं कुछ दिन यहाँ पढ़ूंगा और बाहर रह के थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहता हूँ, ताकि कुछ और ज्ञान प्राप्त हो जाए, एक्सपोजर मिल जाए। क्योंकि मैंने कहा एक्सपोजर मिल गया फिर तो, लेकिन मन में हमेशा ये रहा मेरा कि पढ़ाई करने के बाद वापस तो यहीं आना है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने अपना अध्ययन किया है और उसके बाद मैंने अपना पीएचडी करा और एलएलबी भी किया। लेकिन मैं 86 में फिर वापस अपने नारायणबगढ़ आया और मैंने कहा कि बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, लेकिन ये सिर्फ लाइन में ना रहे, वापस जाके देखें कि वास्तव में ये है कि नहीं है। तो मैं फिर वापस आया और उसमें मेरा
बड़े भाई का बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जाइए और ये समझिए कि आप स्टडी पे जा रहे हैं, और अगर आपको लगेगा कि आपको रुकना चाहिए तो रुकिए, और नहीं रुकना चाहिए तो वापस आके आप क्वालिफाइड हैं तो कहीं भी नौकरी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैं वापस नहीं जा पाया। लेकिन ये ज़रूर है, जब मैं अपने वो गांव वापस गया, नारायण बगड़, केवर मेरा गांव है, तो मुझे 5 साल लगा टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हु आई एम। क्योंकि बेसिकली आप, अब गांव के लोगों को पता है कि मैं क्या करता था गांव में, वहाँ नौकरी करूँ ना, कि वापस आया तो इसका क्या मकसद है इसमें। उन्हें नहीं पता लगा ये केवर का केवट है घर के। हाँ हाँ, तो ऐसा होता है ना, कई लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा भी हुआ कई बार कि जब मैं गांव में काम कर रहा था, महिलाओं के साथ में कटाई सिलाई का ऐसा लाइवलीहुड का कार्यक्रम था, तो लोगों में कई भ्रांतियां होने लगी कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मिशनरी का आदमी हो, कहीं कन्वर्जन का बात हो रही हो। तो ये बड़ा वो बात भी हुई। ये चैलेंज था। हाँ, चैलेंज था, क्योंकि ये चैलेंज ये था कि एक आदमी ने मुझे कह दिया, वो इंटेलिजेंस का आदमी, उसने कहा जानते नहीं मैं कौन हूँ, तुम यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, और मैंने सुना कि तुम कन्वर्जन करेंगे यहाँ पे, इसके बाद ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो बहुत चैलेंज रहा। मैंने इसलिए कहा कि 5 साल लगे मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में। तो खैर वो यात्रा आगे चलती रही, लेकिन हमेशा मेरा ये था कि मन में हमेशा ये था कि भाई वही कि भाई इफ़ यू गिव ए फिश टू ए मैन इट विल फीड हिम ए डे, इफ़ यू टीच हिम हाउ टू फिश इट विल फीड हिम ए लाइफ। तो वही मेरा हमेशा रहा कि भाई उसको आप अपना कमाना, अपना खाना सिखा दो, बस यही काम आपका होना चाहिए। तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटो भी वही था कि सेल्फ इनिशिएटिव, जो आपका उत्तरांचल यूथ एंड रूरल डेवलपमेंट सेंटर है। हाँ हाँ, तो उसका बात है कि उसमें ये था कि जो आपकी सहभागिता है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कैसा हो सकता है करके। तो फिर जब आप आए तो फिर शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो यही था कि भाई हमने देखा कि वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं। तो मैंने पहले तो स्टडी किया यहाँ पे क्या कैसा है, किस तरह से। तो पहला जो मेरा कार्यक्रम था वो था एक मैंने अपना पढ़ाई के या शोध के दौरान ये देखा कि जो स्टडी किया उसके दौरान मैंने पाया कि जो हमारे यहाँ के जो यूथ हैं, मतलब महिलाएं, युवतियाँ हैं, उनकी बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया कि एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, तो बेटर लाइफ एजुकेशन फॉर यंग गर्ल्स ऑफ हिल रीजन। तो उसमें ये था कि 21 साल तक की जो हमारी बालिकाएं हैं, बहनें हैं, कई जगहों पे मैंने एक अध्ययन भी ये किया कि पढ़ी लिखी तो हैं थी उस टाइम पे, लेकिन उनके मन में बड़ा कुंठित रहती थी कि मतलब कुछ नहीं कर पाना, एमए करने के बाद भी। अब शादी का ये था कि शादी कर दी किसी परिवार में, तो फिर वहाँ पे जो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिकतर तो फौजी बैकग्राउंड से हैं, अधिकतर लोग फौजी लोग हैं, तो अब वो कैसे करेगी वहाँ पे, किस तरह से करेगी। तो वो स्टडी में मैंने पाया कि इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मैंने महसूस किया कि जो किशोरियाँ हैं उनकी समस्या ये थी कि वो वही था कि आप एक नए घर में जा रहे हैं, एक नए वॉर फ्रंट पे। मतलब वैसे मैंने महसूस किया कि जैसे एक लड़के को आप बिना ट्रेनिंग के बॉर्डर पे भेज दोगे तो या तो खुद मरेगा या दूसरे को मतलब मरवाएगा, तो उस ट्रेंड नहीं है। तो वो प्रोग्राम मैंने जो किया था उसमें ये था कि उसको कैसे हम मतलब विश्वासी बना सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग वो उसके हार्ट में था। हाँ, हार्ट ऑफ द सेंटर ट्रेनिंग देना। तो उसके लिए हमने कहा कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे हो सकती है, उसका आत्मविश्वास कैसे बन सकता है। तो उसमें कई तरीके से हमने उसको ट्रेनिंग दिया। तो 18 महीने का एक पैकेज होता था, उसमें सिलाई कटाई से लेके और चीज़ें बनाना भी सिखाया। फिर उसका क्या होता कि हम केस स्टडी करते थे कि उदाहरण के तौर पे अगर माना आपके गांव में किसी सास और बहू में किसी प्रकार से बन नहीं रही है तो वो उसका कारण क्या है, और अगर आपके गांव में ऐसा है तो आप उस बहू की जगह पे अपने आप को रहो तो कैसे आप उसको टेक ओवर करें, वहाँ से कैसे निकलोगे। और अगर कोई बातचीत कर रहा है और आपके पति घर आता है वापस और आपके सास पति को कहती है आपके बारे में और वो झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे अपने आप को रखें, आप कैसे उसको टैकल करोगे। तो ये केस स्टडी मैंने करी। हाँ, तो वो कैसे आप मतलब वो हो सकते हैं सेल्फ डिपेंडेंट। तो उसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको, क्योंकि जो ट्रेनिंग करने के बाद कई लोगों ने मुझे कहा कि आप क्या करते हैं उसमें, आप दिखेगा नहीं क्योंकि तो चले जाएंगे।
आप क्या दिखाओगे प्रोग्राम? मैंने कहा मेरा कार्यक्रम प्रोग्राम दिखाने का नहीं कि आपने ये बना दिया तो लोगों को दिखाने के लिए। मेरा ये था कि ये लड़की कल एक बहू बनेगी, माँ बनेगी, पत्नी बनेगी, एक परिवार बनेगा पूरा। तो वो एक पूरे गांव को संरक्षित, परिवार को संरक्षित करेगी, गांव को संरक्षित करेगी। तो नेचुरली आदर्श गांव भी बन सकता है ना, वो लड़की बना सकती है। इसका मैंने देखा कि जब हमारे प्रोग्राम 2-3 साल प्रोग्राम समाप्त हो गया, फिर मैं कुछ गांव में जब जाता था भ्रमण पे, तो मैंने एक गांव में मैंने देखा कि एक प्रधान थी महिला। अच्छा। हाँ, तो मैं ऐसी बोला तो उसने प्रणाम किया, उसने, मैं पहचानता नहीं था। उसने कहा भाई साहब आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं। ये कौन से ईयर की बात होगी? ये भाई साहब होगी तकरीबन 90 के आसपास की। मतलब ये 73 और मैंने 73 90 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया था राजीव गांधी वाला, हाँ 86 में पंचायतों को मैंने, स्ट्रेंथन करने का। हाँ उसके बाद, मतलब उसके बाद आया ये, लेकिन 86 में मैंने प्रारंभ शुरू किया था ये। ओके। और वही जो आप आ गया था जो महिलाओं का, और उसमें मैं बताऊंगा कि क्या हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि वो उस गांव की प्रधान थी। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो उसने बताया मेरा गांव कहाँ है, और उसने कहा कि मैंने आपके उस प्रोग्राम में प्रशिक्षण लिया था। अच्छा। हाँ, और मेरा यहाँ पे क्या है कि मेरे को सिलाई कटाई आती है। तो लोग क्या करते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरा ये ब्लाउज सिल दो, तो मैं कहती हूँ कि मेरे को जाना है घास लेने, तो वो कहते हैं मैं ले आऊँगी, पानी ले जाने तो मैं ले आऊँगी। तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला उस तरह से, और उसका मान भी बढ़ा। तो उसको उस दिन लगा कि वाकई में मेरा उस प्रशिक्षण का फ़ायदा क्या हुआ। दूसरा एक केस मैं आपको बताऊंगा कि एक लड़की थी जिसका हस्बैंड फौज में था, और ब्लू स्टार, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था पंजाब में, स्वर्ण मंदिर में, उसमें वो शहीद हो गया था, बीएसएफ में था। तो उसमें उसके बाद क्या हुआ कि उसकी शादी के मेरे ख्याल से 6 साल भर हुआ था, और उसकी डेथ हो गई। तो वो फिर आई कि भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। तो खैर हमारे स्कूल था तो मैंने उसमें उसको लगाया था। तब तक उसका कॉल लेटर आया कि मैं, अगर आप चाहते तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को भेजिए, उनकी जगह में उसको नौकरी दी जाएगी। तो उन्होंने हमसे कहा कि क्या करूं? तो मैंने कहा आप क्या करना चाहते हैं? बोला भाई साहब मैं स्वयं जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मेरा अभी, मैं गर्भवती हूँ 6 महीने की, और बच्चा होने के बाद 1 साल के बाद ही मैं जा पाऊँगी, तो ये संभव है क्या? तो मैंने कहा क्यों नहीं, इसके बारे में चिट्ठी लिखी जाएगी उनको। तो लिखा उनको, उन्होंने कहा कि ठीक है। तो 1 साल के बाद फिर दोबारा से इसने कहा कि मैं अब आ सकती हूँ। तो आज वो, उसकी बिटिया है, और उसके बाद वो एज ए ट्रेनिंग के लिए गई और ट्रेनिंग किया, और वो आज जो है इंस्पेक्टर है, और उसकी जो लड़की थी वो आज जो है डॉक्टर है। अरे वाह। तो एक सक्सेसफुल ये है उस प्रोग्राम का। तो ये है ट्रेनिंग का इम्पैक्ट। वो जो मैंने कहा था कि एडोलसेंट गर्ल्स का जो बेटर लाइफ एजुकेशन का जो ट्रेनिंग था वो था। तो आप बताओ ये 86 से लेके 90 तक हमने करा था इसमें, 94 तक ये कार्यक्रम रहा उसमें। तो बहुत सारे, मतलब कई सौ महिला लड़कियों ने उस कार्यक्रम को भाग लिया था। तो वो आज भी चल रहा है। अब निश्चित रूप से जिस परिवार में गई, तो मैंने 2 उदाहरण दिए ना, कितना आत्मविश्वास बढ़ा। तो पहाड़ की जो बेसिकली जो लड़कियां हैं, उनको इस तरह का वो करने की आवश्यकता है। तो अब तो खैर सरकार करती है, वो जो आपका जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत होता है, एडोलसेंट ICDS प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, वो एडोलसेंट का उसमें प्रोग्राम करती है। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखा कि ऐसा होता है कि जो हम इनिशिएट करते हैं वो उसको अपने प्रोग्राम में डालते हैं। अब वो अलग बात है कि वो कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, वो अपने उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई जो वॉलेंट्री एजेंसीज़ का जो काम होता है वो वॉलेंट्री है, वो पेड तो नहीं है ना। मैं अगर काम कर रहा 86 में, मैं अगर वहाँ से आ गया यहाँ पे सोच के कि मैं वहाँ अपने क्षेत्र में काम करूँगा, तो किसी ने मेरे को नौकरी के लिए ऑफर थोड़ी दिया था। मैं तो नौकरी छोड़ के आया, लेकिन मन में ये थी कि अगर मैंने कुछ सीखा हुआ है तो वापस जाके अपना गांव में कुछ काम करूं, ताकि हमारे युवा जो है अपना जीवन और अच्छी तरह से संवार सके, है ना। तो इसलिए आ गया, और उस धीरे धीरे हम फिर उसमें चलते तो फिर ये एग्रीकल्चर में किस तरह से आया? एग्रीकल्चर के इधर सर कि मैंने देखा कि हमारे गांव में, अगर आप किसी, आज भी पूछो आप किसी से, बोला जी आपका मुख्य व्यवसाय क्या है, वो कहता है खेती, कृषि और पशुपालन। दूसरा प्रश्न करिए कि भाई आपको खेती और पशुपालन से कितना, अरे कहाँ साहब हमको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। तो फिर आपका मुख्य व्यवसाय कैसे हो गया?
तो आपका मानसिक रूप से आप मानते हैं कि हमारा मुख्य व्यवसाय है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई जब ये मानते हैं कि मुख्य व्यवसाय है तो अब इसको मुख्य व्यवसाय ही बनाना चाहिए हमें। तो उसको कैसे किया जाए? तो उसके लिए आपका इनकम होना चाहिए ना, उसमें सप्लीमेंट्री अगर इनकम हो रही है तो उसको भी बढ़ाना चाहिए हमको। कैसे किया जाए? तब हमने उसमें इनिशिएटिव किया कि जो हमारा खेती है उस खेती को और कैसे हम सुदृढ़ कर सकें, ताकि निश्चित रूप से वो कहे कि हाँ वाकई में हमारा ये मुख्य व्यवसाय है, इससे हमारी आजीविका चलती है। आजीविका चल सकती है। तो हम फिर उसमें गए, तो हमने देखा कि कैसे उसको कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर जो वहाँ के परंपरागत जो बीज थे, अब हमारे यहाँ तो ज़्यादातर जो खेती है वो वर्षा 93% असिंचित है, हाँ वर्षा पे आधारित है। वर्षा पर आधारित खेती है। और जो हमारे यहाँ पे जो बीज है परंपरागत बीज, वो बीज ऐसे हैं कि किसी भी कंडीशन में वो उग जाएगा, अच्छा, जो परंपरागत बीज था। लेकिन जो हाइब्रिड आज लोगों ने देने लगे तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होगी। तो जो परंपरागत बीज है उन बीजों को अगर बोते थे तो कैसी भी कंडीशन हो उस कंडीशन में वो झेलते हुए अभी अपने आप को। परंपरागत और हाइब्रिड में बोलते हैं, हाइब्रिड का टाइम कम है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, परंपरागत की प्रोडक्टिविटी कम है। इस ये क्या एक मिथ है या कुछ और? देखो प्रोडक्टिविटी तो है उसमें, लेकिन ये जो है कि भी अगर माना कंडीशन उसके हिसाब से नहीं होगी, माना जो हाइब्रिड है या जो उस तरह से है, आपको देना है उसमें इतना नाइट्रोजन देना है, इसमें ये देना जो भी आपका सिस्टम NPK है, जो है हाँ हाँ वो देना है। अब इसमें तो अगर आपने उखड़ में बो दिया और आपने खेत में गोबर डाल दिया तो ठीक, नहीं भी डाला तब भी उग जाएगा ना। तो आपका अगर उग गया तो आप आसानी से उसको, एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है उसकी पहाड़ी हाँ, मिट्टी से। तो हमने क्या किया कि उन बीजों का संरक्षण करना शुरू किया। कई सारे बीज खत्म हो गए, जैसे आपका कोणी है जो खत्म हो गया था, है ना। आपका जो है झंगोरार कोदा के कई सारे वेराइटीज़ है, आपका स्याल साटी है, आपका लाल साटी है ना। तो चेड़ा है एक। तो इस तरह के बीज आपके सब खत्म हो गए। तो हमने कुछ बीजों का संरक्षण करके उसको बोना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राकृतिक खेती हमारी थी वो थे गौ आधारित, भाई गाय और जो मवेशी थे उस पे आधारित खेती थी। तभी हो भी गोबर और, सकती है प्राकृतिक खेती। हाँ, तो उसी को आप प्राकृतिक खेती कहोगे ना। आप अब प्राकृतिक खेती आप कहोगे कि भाई आपने मशीन दे दी हल चलाने के लिए, और प्राकृतिक खेती कहाँ से होगा? भैया ऐसा है कि हल अगर आप बैल से चला रहे हैं तो वो बैल के खुर से वो भी इफेक्ट करता है ना। और दूसरी बात है कि वो गोबर भी कर रहा है हल चलाते हुए, अब मूत्र भी कर रहा है वहाँ पे हल चलाते हुए, तो क्या वो खेत को नहीं मिल रहा है? अब आपने कहा कि आप मशीन के माध्यम से यहाँ पे खेती को बढ़ावा देंगे, आपका गाय खत्म हो गई, आपका बैल खत्म हो गया, आप प्राकृतिक किस पे करोगे? अब आप कह रहे हैं कि साहब और आप, आज इतना बड़ा प्रोग्राम परंपरागत कृषि योजना भारत सरकार लेके आई है, सोचिए समथिंग 12,000 करोड़ से ज़्यादा का है वो, 5 लाख हेक्टेयर में समथिंग कर रहे हैं वो। अब तो सर हमें तो पता ही नहीं है कि भाई क्या परंपरागत कृषि विकास योजना है, लेकिन हम बोर्ड तो ज़रूर देखे हैं। उसका आउटकम क्या रहा वो तो, बोर्ड बहुत लगे गाँव में, हाँ वो तो लगे हुए हैं। और एडवर्टीजमेंट सबसे बहुत बड़ी, अच्छा हुआ है। हाँ अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ पे बोर्ड लगे हैं उसमें अगर आप सहयोगी संस्थाओं का नाम देखेंगे तो कोई चेन्नई की हैं, कोई मद्रास की हैं, कोई लखनऊ की हैं। बताओ उनको क्या पता है यहाँ के कृषि विकास के बारे में, यहाँ के परंपरागत खेती के बारे में? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो समझने की बात है कि भाई कैसे उसको रिवाइव कर सकते। जो हमने किया, हम तो अपने तरीके से, हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जितना हम कर सकते हैं हम तो कर ही रहे हैं। हम कैसे कह रहे हैं लोगों को कि भी उसको अपने आप ही रिप्लिकेट करें, तो वो कोशिश कर रहे हैं लोग। आप घेस कैसे पहुंचे? मतलब घेस घेस के बारे का- में देखिए ना, आखिरी गांव है, त्रिशूल पर्वत के गोद में है, तो डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी घेस कैसे पहुंचे? घेस का ऐसा था कि घेस में एक कैप्टन साहब थे, कैप्टन केसर सिंह। तो हमारा जो संस्था का कार्यक्रम होता था, हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में भी ट्रेनिंग देते थे। फ्रूट प्रिजर्वेशन में ये जाम जेली, ये जो आपका जो है संतरे का स्क्वैश निकालना, जूस बनाना, इस तरह ट्रेनिंग देते। तो उन्होंने अपनी लड़की को ट्रेनिंग के लिए ले आए हो। अच्छा, अब घेस के बारे में जानता था पहले से, तो लेकिन वो आए मेरे पास और कहने लगे कि ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गांव में काम करें। तो मैंने कहाँ के हैं आप? बोला मैं घेस का हूँ। तो मैंने कहा देखो भाई कैप्टन साहब, आप रिटायर्ड हो गए? बोला हाँ। तो मैंने कहा आपने ज़मीन कितनी ली है देहरादून में? बोला 4 बीघा। अच्छा,
तो मैंने कहा आप देहरादून रहेंगे, मैं आपके गांव में जाऊंगा काम करने के लिए। देखो मैंने कहा मैं दिल्ली छोड़ के अपने गांव आया हूं, तो मैं अपने गांव में काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। यदि आप चाहते हैं कि आपके गांव में काम हो तो आपको तो आना पड़ेगा। मैं आपका सहयोग कर सकता हूँ, लेकिन आपके गांव में विकास का काम तो आप ही करेंगे, मैं तो सहयोगी हो सकता हूँ। और जिस दिन आप ये तय करोगे कि आप जैसे 4 लोग आपके गांव में ऐसा हैं जो सोचते हैं आपकी तरह, उस दिन मेरे को बुलाना, तो मैं आऊँगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये मैंने कह दिया उसको। और 1 साल के बाद आए वो कैप्टन केसर सिंह। उन्होंने कहा नेगी जी चलिए। मैंने क्यों? बोला देखो भाई, मैंने अपनी 4 बीघा ज़मीन तो बेच दी है, अच्छा। और मैंने यहाँ पे ले ली है 4 नाली ज़मीन देवाल में, और यहाँ मैं मकान बना रहा हूँ। अब यहाँ से आगे मत बोलना, क्योंकि अभी वहाँ रोड नहीं जा रही है, तो यहाँ रहने दो, मैं आपके साथ चलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर रखा कार्यक्रम वहाँ पे, और जो मैंने कहा एक्स-फौजी जो हैं आप, क्योंकि वो डिसिप्लिन वाले हैं, वो अच्छी तरह से करेंगे, तो उनका एक मीटिंग करिए। तो उन्होंने गांव की मीटिंग करी। तो मैं उस मीटिंग में ऐसे ही नहीं गया। मैंने क्या किया कि पहले से स्टडी कर दिया था कि वहाँ की, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो कैश क्रॉप थी उनकी, वो आलू था और चौलाई था, और ये छेमी था जिसको आप राजमा कह सकते हैं। तो ये उनकी कैश क्रॉप थी। लेकिन अगर आलू को ट्रांसपोर्ट करना होता था तो उस वक्त 500 रुपया उनका कीमत थी मन का। तो वो अगर वहाँ से ला रहे हैं तो 350 रुपया खच्चर वाला ले रहा था, 150 बचे। और 150 मिल रहा फार्मर को। मैंने कहा ये कैश क्रॉप कैसे हो सकती है? तो फिर उस पर मैंने सोचा कि कैसे क्या किया जाए उसमें। तो आप जाते कैसे थे, क्योंकि सड़क तो पैदल था। कितना हाँ, किलोमीटर था? 27 किलोमीटर। बस देवाल से घेस, पैदल। कितना पूरा दिन लग जाता होगा? शाम तक पहुंचते थे उसमें। तो उसमें क्या हुआ कि फिर मैंने, जब उन्होंने कहा तो फिर मैं गया उस गांव में, और उस गांव में हमने कहा कि चलो यहाँ बर्फ़ गिरती है, तो यहाँ पे हम लोग जो संरक्षित इन्वायरमेंट में कल्टीवेशन अगर करना है वेजिटेबल का, तो उसके लिए पॉली हाउसेस, ग्रीन हाउसेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो फिर हमने वहाँ पे लगाए। अब वहाँ जब लगा दिए तो वेजिटेबल कल्टीवेशन हो गया। वही प्रॉब्लम आई, मार्केट कैसे करें? मैंने कहा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर इन्होंने उगा तो दिया, और कह रहे कि साहब हम कैसे करें इसको। फिर मैंने देखा कि ये उसको हम फिर नहीं कर सकते अब। फिर मैंने वहाँ पाया कि भाई हर्ब्स को हम कर सकते, क्योंकि एल्टीट्यूड का मेरा शोध का जो विषय था वो हर्बल ही था। अच्छा। क्योंकि मैंने जो अपना शोध किया था वो यहाँ के परंपरागत वैद्यों का समाजशास्त्री अध्ययन किया। उसमें ये था कि जो वैद्य की पद्धति है उसमें हर्ब्स का वो उपयोग करते थे, और उसमें हम कैसे उस हर्ब्स को लेके अपना ट्रीटमेंट करते थे, वो परंपराएं जो थी। तो उसमें मेरा शोध था, तो मुझे पता था कि ये इस एल्टीट्यूड पे ये हो सकता है करके। तो फिर मैंने देखा कि इसको अब हमको उस ओर जाना पड़ेगा। अब मेरे को जानकारी नहीं थी कि कौन सा हर्ब्स को हम इसको कल्टीवेशन में लाएं। तब मैंने हैप्रेक, जो हमारा हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी है श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, उनके डॉक्टर A.N. पुरोहित जी डायरेक्टर थे उस वक्त, आदित्य नारायण पुरोहित जी। तो उनसे संपर्क किया कि सर ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें हम मदद करें। तो उन्होंने कुछ वैज्ञानिक हमारे साथ भेजे। अच्छा। और वहाँ पे फिर हमने 3 दिन का एक एक्सपोजर किया वहाँ के जो अल्पाइन में, गांव के लोगों को ले गए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्ब्स का। तो वहाँ पे कौन कौन से हर्ब्स ऊपर होते हैं, उन्होंने फिर उसमें देखा कि किन को हम नीचे कल्टीवेशन में ला सकते हैं। फिर ये था कि जो कल्टीवेशन में लाएंगे वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो, उससे पैसा भी वो लोग को मिल सके। तो फिर अल्टीमेटली फिर कुटकी करके, पिकोराइजा कुरवा करके एक हर्ब्स उन्होंने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कहा जो एल्टीट्यूड अगर हम नीचे लाते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट है, जो प्रॉपर्टीज़ है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिर उसके सीडलिंग्स के फिर उन्होंने हमको सीड्स दिए। और जो पॉली हाउसेस मैंने लगाए थे वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए, उसमें फिर हमने वो सीडलिंग्स तैयार किए, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, और उसके बाद फिर उसको प्लांट किया उनके खेतों में। अच्छा। तो वो इनिशिएटिव्स था आपका 2000 में। लेकिन हमने कहा कि भी इससे पहले कि हम कल्टीवेशन में जाएंगे, तो अब शुरुआती दौर था, एक पहला इनिशिएटिव था। तो उसमें हमने क्या किया कि 32 फार्मर से शुरू किया उसको। अच्छा। अब उसके छोटे छोटे एक एक खेत में हमने प्रारंभ किया उसमें। तो फिर उसमें जस्टेशन पीरियड है उसका 3 साल का, 3 से 4 साल का। अब मैंने कहा कि 3 से 4 साल में अगर ये हो गया तो खरीदेगा कौन इसको, फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कल्टीवेशन से पहले फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो बायर है वो कौन होगा। तो फिर हमने सबसे अच्छा काम किया। हाँ, तो बायर को फिर ढूंढा उन्हीं के रिसर्च इंस्टीट्यूशन के माध्यम से,
और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये बायर है, तो वो धवन इंटरनेशनल एक था। फिर मैंने कहा सर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आज इसने बोल दिया और कल के दिन में इसने कहा कि मुकर गया क्वालिटी तो ठीक नहीं है तो मुसीबत कैसा हो, इसलिए अनुबंध करना है। तो फिर हमने स्ट्रिपाइड एग्रीमेंट किया। उसमें क्या था कि बायर था, फार्मर था और आपका रिसर्च इंस्टीट्यूशन था, क्योंकि वो इंश्योर करेगा क्वालिटी क्या है, ये इंश्योर करेंगे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो इंश्योर करेगा हम खरीदेंगे। तो रेट तय हो गया था उसी टाइम पे, सन 2000 में। 2005 में उसने लिया तो उस वक्त रेट था 175 रुपये का, और 2005 में उसने 175 दिया उनको, लगभग 2-2.5 क्विंटल हुआ। लेकिन फिर उसने कहा यार इससे तो काम नहीं चलेगा, मैं तो एक्सपोर्ट करता हूँ, मुझे टन में चाहिए। तो हमने कहा अगर आप खरीदेंगे तो हम मोटिवेट करेंगे फार्मर को। तो फिर मैंने फिर लोगों को मोटिवेट करना प्रारंभ किया। एज ऑन टुडे, आज की डेट में उस गांव में लगभग आपका घेस हो गया, हिमनी हो गया और बलान हो गया, ये तो 3 गांव हैं जिसमें कि 300 से 350 फार्मर इस पे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है ना कि जोतें बहुत कम हैं। और उनकी एवरेज इनकम क्या होगी? अब आप लगा लो कि 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना सप्लीमेंट्री इनकम तो उनको होती है, और टोटल अगर 20 से 30 टन अगर माल हो रहा है तो 1.5 से 2 करोड़ का टर्नओवर है पूरा उसमें। तो ये अच्छा एक चीज़ें हैं। और इसमें हमने ये कहा था, मतलब कई बार डिपार्टमेंट से, अब उसमें बड़े सारे दिक्कतें हैं, क्योंकि पॉलिसीज़ में कई दिक्कतें हैं। अब वो अगर किसी को परचेज़ करना है किसी बायर को, तो उसको फिर कई सारे एजेंसीज है, फॉरेस्ट उसमें स्टैक होल्डर है, फिर आपका भेषक संघ है उसमें, ये सब चीज़ों का फिर एक क्लेरिफिकेशन चाहिए, फिर बट ये लाइसेंस घेस से बाहर क्यों नहीं रेप्लिकेट कर पाया? बाहर भी करा उसमें, घे से लोगों ने अब कल्टीवेशन शुरू कर दिया उसमें। असल में क्या है ना कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको चाहिए सस्ता माल। हमने तो एक्सपोर्ट किया, हमने तो ये हुआ कि जब हमारी वेबसाइट पे हमने डाला उसको, तो जर्मनी का एक बायर आया, उसने कहा ये कैसे कल्टीवेशन कर सकते हैं। अब बताओ, उसने कहा कि ये संभव नहीं है कल्टीवेशन में, क्योंकि वो बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है। तो वो फिर उसने कहा कि मैं देखना चाहूँगा। तो जर्मनी से आया वो, और उस वक्त घेस पैदल ही था। वो गया घेस 2005 में हमारे साथ गया, उसने देखा, और उसी वक्त उसने जो है हमसे बाय बैक किया साहब, उसने मतलब एग्रीमेंट किया। तो फार्मर था एक वहाँ का दीवान सिंह करके, उसके खेत उसने जब देखा तो बहुत खुश हो। तो उसने कहा कि मैं यहाँ से खरीदूँगा 2.5 से 3 क्विंटल, कितना रेट होगा। अब बताओ, 175 का उसने लिया, मैंने कह दिया, मैंने कहा जी 1000 रुपया होगा। अब 1000 रुपया का एग्रीमेंट कराया उसने, और 2009 में हमने पहली क्रॉप उसको फिर यहाँ से भेजा। अच्छा, जर्मनी, हाँ। तो अब उसका बताइए, आज के मतलब हमने कहा ना जो फार्मर कर रहा है माना उसको पैसा मिलना चाहिए। तो उसको मैंने कहा भाई 1000 उसका मोटिवेशन फैक्टर तो वही है। हाँ भाई, असल में क्या है कि फार्मर का उसका नीड सिर्फ पैसे के लिए है ना, उसको खाने के लिए तो जो राशन पानी चाहिए। लेकिन अगर उसको वो करना है, मतलब बेचना है, तो पैसा अच्छा मिलेगा तभी तो करेगा वो। अब पैसा अच्छा नहीं मिल रहा तो क्यों कल्टीवेशन करेगा। तो बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की नीड्स है वो। और कुटकी काम क्या आती है सर? कुटकी लीवर में उपयोग होती है, तो कई सारे जो लीवर से जुड़ी दवाइयाँ, हाँ, सारी दवाएं जो फार्मास्यूटिकल कंपनी वो बनाती है, तो काफ़ी बल्क में है। अब अच्छा दाम अगर दें यहाँ के जो फार्मास्यूटिकल, हर कोई चाहता है कि हम कमाएं और फार्मर को कुछ ना दें, जिसको कि सबसे ज़्यादा फायदा क्वालिटी होता। हमारा ये रहता कि आज के रेट में हमने उनको जो हमने दिलाया था वो 1500 रेट दिलाया था, जो हिंदुस्तान में नहीं था उस वक्त। तो 1500 पर केजी के हिसाब से उनको मिल रहा है। ऑर्गेनिक भी तो है सर, वो तो है, लेकिन अब सवाल ये है कि हालांकि वो जो देवाल ब्लॉक है जिसमें हम ये कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक ब्लॉक है। अब कुटकी भी कल्टीवेशन में है। अब पहली बात तो ये है कि भी जो कल्टीवेशन में आ गई वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट कैसे हो सकता है। ठीक बात है भाई, मेरा खेत में मैं कोई चीज़ उगा रहा हूँ तो मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना सर। अब आपने उसमें वन का सारा चीज़ लागू कर रखा है, तो क्लियरेंस के लिए आपको वन से भी लेना है, भेषक संघ से लेना है, क्योंकि वो आप फॉरेस्ट का प्रोडक्ट मान रहे हैं उसको, वन उत्पाद मान रहे हैं। तो ये अगर वो एग्रीकल्चर में निजी जमीन पे अगर किसी ने उत्पादन किया तो वन उत्पाद कैसे हो सकता है? अब ये कैसे सर, इसमें तो हमने तो अभी भी वो प्रॉब्लम है। अभी भी वो प्रॉब्लम है। अगर वो कृषि उत्पाद हो जाए तो हमें अभी आज हमारा जैसे कोदा है, झंगोरा है, उसके लिए तो हमको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए ना। मैंने उगाया, मैंने दिल्ली भेज दिया, बॉम्बे भेज दिया, कहीं भी मैं बेच सकता हूँ।
लेकिन ये जो जड़ी बूटी है अगर मैंने उगाया है मैं उसको नहीं बेच सकता हूँ बिना लाइसेंस के। आप कह रहे हैं कि जो हायर ऑल्टीट्यूड है वहाँ पर जड़ी बूटी का अच्छा काम हो सकता है, मतलब अच्छी संभावनाएं हमारे पास हैं। बिल्कुल है। पॉलिसी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ट्रेनिंग और मार्केट, मार्केट ये सरकार अगर यहाँ पर मदद करे, यहाँ वो करती नहीं होगी मुझे लगता है। अब ऐसा है नहीं, मतलब उतना ज़्यादा मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैंने तो इसको लेके 2018 में मैंने जब देखा कि ये सब हो नहीं पा रहा है तो मैंने भारत सरकार के जो मिनिस्टर थे, आयुष मिनिस्टर उस वक्त श्रीपद नायक जी, उनसे रिक्वेस्ट करी और वो आए वहाँ पे। तो मैंने 2018 में एक कार्यक्रम किया, कुटकी महोत्सव। तो मेरा जो मकसद था वो ये था कि सिंगल विंडो से कैसे निकल सकता है, क्योंकि जो भी बायर है उसको एक जगह से चाहिए ना सर, उसको चाहिए कि मेरे को एक जगह से मिल जाए। मैं इस डिपार्टमेंट उस डिपार्टमेंट अगर जाऊंगा तो बनाऊंगा कब, क्योंकि क्या है कि हमारा हार्वेस्ट होता है अक्टूबर नवंबर में, तो अगर उसको दिसंबर तक ये प्रोडक्ट उत्पाद मिलता है तो अपनी दवाई बनाएगा। और ये जो रमाना और ये सब चीज़ करने का जो प्रोसेस है उसमें लगभग अगर 1 साल लग गया तो वो थोड़ी उस पर रुका रहेगा। हमें लगा था, क्योंकि हमें वो भेजना था, क्योंकि मैंने अभी जो कामगार स्वायत्त सहकारिता करके बनाया फार्मर का एक, वहाँ के जो फार्मर हैं जो उनका मैंने एक एफपीओ नहीं वो सहकारिता बनाए उसका, है ना। तो सहकारिता बनाई, कोऑपरेटिव मॉडल, हाँ कोऑपरेटिव बनाया था, तो उसको मैंने उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है उसको, और उसी के माध्यम से हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर चीफ मिनिस्टर चाहे सारे डिपार्टमेंट्स को बुला के फैसला करवा सकता है। नहीं, तो उसमें हमने ये कहा था सर कि उसमें हम ये कह रहे थे कि जैसे हमने 2018 में मैंने वो कुटकी महोत्सव किया, जो कुटकी महोत्सव, उसका मकसद ही ये था कि हम इसी तरह के महोत्सव करें, उसमें फार्मर के सारे प्रोडक्ट वहाँ पे हों, बायर भी आए, स्टॉक होल्डर भी आए, जिसको खरीदना है वहीं पे खरीदे और वहीं पे उनका रमाना जो भी देना है पेपर वगैरह क्लियरेंस करें और बायर वहाँ से अपना लेके चले जाए। तो उससे 2 फायदे ये होंगे, एक तो बायर आएगा तो कंपटीशन होगा, भी 2-3 बायर आएंगे तो रेट बढ़ेगा ना उसमें, तो फार्मर को रेट मिलेगा, और तो फार्मर को अगर रेट मिलेगा तो निश्चित रूप से वो उगाएगा और कल्टीवेट करेगा उसको। लेकिन अगर उसको रेट नहीं मिला तो वो कल्टीवेशन में क्यों जाएगा। अब जो पहाड़ की खेती की दिक्कत है ना, हमारी जोत बहुत छोटी है, किसी बात 2 नाली 5 नाली 10 नाली 15 नाली ऐसे ज़मीनें हैं। तो ये बात तो सही है कि उसके सहारे तो उनका जीवन चल नहीं सकता। अब 80 to 85% आज भी फार्मिंग मुझे लगता है महिलाएं करती हैं पहाड़ में, क्योंकि पुरुष तो आजीविका के लिए पलायन कर जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी लाइवलीहुड इससे हो जाए। इसमें एक चीज़ ये था सर कि मैं कह रहा हूँ भट्ट जी कि हमारे युवा बेरोज़गार हैं बहुत, उनके कुछ नहीं समझ रहा है कि क्या करें, और एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको जाना ही जाना पड़ेगा। पढ़े लिखे युवा हैं, कई लोगों ने बीटेक किया, एमटेक किया, एग्रीकल्चर से किया है, एनिमल मतलब अच्छे अच्छे कोर्सेज़ किए हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। हमें कहते हैं कि अगर सरकार चाहती है कि हम कृषि को रिवाइव करें पहाड़ में, और चाहे वो छोटी जोत भी है तब भी वो इकोनॉमिकल मॉडल बन सकता है। हम कहते हैं कि जैसे एक बार ये हुआ था कि अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार ये होता कि बेरोज़गार भत्ता युवाओं को दिया जाएगा करके 3000 रुपये ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ होता है। और कहते हैं कि हम बेरोज़गारी भत्ता 3000 रुपये अगर देंगे तो उसी युवा को देंगे जो अपने खेती में हल चलाएगा या खेती को रिवाइव करेगा। और ये मॉडल अगर बनता है तो जैसे हमने कहा कि भाई युवाओं जो अपना आवेदन करें कि मैं अपने खेती को करना चाहता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ग्राम प्रधान या फिर जो सरकारी लोग हैं ग्राम विकास अधिकारी वगैरह उसको वेरीफाई करें कि वो कर रहा है, और वो खेती अगर कर रहा है तो उसको हर महीना 3000 रुपये दिया जाए इंसेंटिव के तौर पे। जब वो ये काम कर रहा है तब ये बाकी डिपार्टमेंट उसको ट्रेनिंग दें, इंसेंटिव के तौर पे ट्रेनिंग, और ये ऑर्गेनाइज करके कि उसके खेत में क्या हो सकता है, उसको जो इनपुट की ज़रूरत है वो इनपुट दिया जाए। तो उससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसके बाद फिर उसके क्या होगा कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की आवश्यकता जरूरी होगी, क्योंकि बैकवर्ड लिंकेजेस का ये है कि भाई आपको बैकवर्ड सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही, ट्रेनिंग चाहिए आपको, सीड चाहिए आपको, आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है तो कैसे उसको ओवरकम करेंगे आप, उसमें कौन सी चीज़ें आप करेंगे, क्या उगाना चाहते हैं, ये इनपुट आपको बैकवर्ड सपोर्ट के माध्यम से देना पड़ेगा। प्रोडक्ट अगर कोई आ रहा है तो उसके लिए आपको फॉरवर्ड लिंकेजेस की भी ज़रूरत पड़ेगी।
ये दोनों चीज़ें अगर आपको सिमिल्टेनियसली उनके साथ में आप करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एजेंसी नहीं है आपके पास, आपके पास सारे एजेंसीज हैं। अब उसको आप ऐसा करेंगे तो कुछ साल के बाद, 100-2 साल के बाद उस यूथ का इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि वो उसको लगेगा कि मुझे अब वो 3,000 की आवश्यकता नहीं, अब किसी और को दिया जाए। तो ये फेज आउट अपने आप करेगा ना, तो वो धीरे धीरे फिर उसी पे निर्भर हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कैश इंसेंटिव से हम चाहे महिलाएं हैं, यूथ है, उनको डाइवर्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर। हम कह रहे हैं यूथ को करें, क्योंकि युवाओं को अगर हम इसको डाइवर्ट करेंगे तो फिर नेचुरली जो महिलाओं पे जो कार्य का बोझ की आप बात कर रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसमें एक और बात मैं आपसे रखना चाहता हूँ कि आपने अच्छा सुझाव दिया कि हम एक कैश इंसेंटिव योजना शुरू कर सकते हैं अगर हम दिल से चाहते हैं कि हम पहाड़ में एग्रीकल्चर रिवाइवल करें। लेकिन क्या हम इंटीग्रेटेड मॉडल पे नहीं जा सकते? इंटीग्रेटेड मॉडल से मेरा मतलब ये है कि आप केवल खेती पे ही निर्भर ना रहे, आपके पास एनिमल हस्बेंड्री हो यानी पशुपालन हो, आप फिशरीज कर सकते हैं, बी कीपिंग कर सकते हैं, आप हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। अगर एक जगह भी आपकी इनकम नहीं हो रही, जो सप्लीमेंट्री इनकम की आप बात करें, बाकी जगह से आपकी इनकम हो जाए, यानी आपके परिवार की आजीविका चल जाए। वो आपने सही कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूथ की हम बात कर रहे हैं, जो मैं बैकवर्ड सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो बैकवर्ड सपोर्ट से मतलब ही ये मेरा था कि अगर वो कर रहा है कृषि, उस खेती में उसको पशुपालन भी कर सकता है, मत्स्य पालन भी कर सकता है, कुक्कुट पालन भी कर सकता है ना, और बी कीपिंग का भी, जो हनी बी का, वो भी कर सकता है। तो वो एक इंटीग्रेटेड मॉडल ही होगा ना। भाई हॉर्टिकल्चर वाला आपने ट्रेनिंग इनपुट दे उसको, एग्रीकल्चर वाला आपने ट्रेनिंग इनपुट दे उसे, तो वो सारे लोग अगर अपना अपना इनपुट उसको देंगे तो नेचुरली उसको सब जगह से पैसा मिलेगा ना सर। तो अगर वो इनपुट बैकवर्ड सपोर्ट अगर उसको मिलेगा तो करेगा। तो वही मैं जो आप कह रहे हैं वही बैकवर्ड सपोर्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जो जोते हैं छितरी हुई जोते हैं, एक खेत वहाँ है, एक खेत वहाँ है। अब जैसे अगर कह रहे हैं कि भाई हम इसको एक प्रकार का चकबंदी वाला करें, तो मुझे नहीं लगता कि पहाड़ में ये संभव है, क्योंकि कोई नहीं चाहता। चकबंदी पहाड़ में संभव नहीं है, संभव नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि ये संभव है। कारण अब इसलिए है कि भाई चाहे आप दिल्ली में रह रहे हैं, बट जी आज मैं अगर आपसे कहूँ या आपके पिताजी से कोई कहे कि आप अपना खेत दे दीजिए, तो वो भी कहेंगे कि हम नहीं देंगे भाई, बंजर रहने दें। मेरे खेत अगर कोई है दिल्ली में रह रहा कोई, तो मैं अगर उससे मांगूँ तो कहना नहीं नहीं खेत तो नहीं दूंगा मैं, आप रहने दो उस खेत को। तो ये लोग नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा चीज़ है तो ऑनरशिप है। तो मैंने एक मॉडल उसमें बात करी कि हम उसको एक क्लस्टर बेस्ड, मतलब उसको हम कलेक्टिव चकबंदी की बात कर सकते हैं कि माना अगर 25-30 लोगों का अगर वहाँ पे जोते हैं, खेत हैं, उनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं। वो चाहे दिल्ली में रह रहा हूँ, किसी शहर में रह रहा हूँ, ऑनरशिप उसी की रहेगी। और उसमें जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होगा वो डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हीं का एसोसिएशन बना के, और उसमें फिर हम लोग इनपुट दे सकते हैं कि भाई उसमें क्या उगाना है, कैसे उगाना, जो भी उसमें पैसा मिलेगा उस पैसे का जो इंसेंटिव उसमें करा गया, जो खर्च किया गया, उसमें से काट के जो और मिलेगा तो उसको खाते में डाल दिया जाए। उसको लगेगा कि हाँ मेरा खेत आबाद भी हो रहा है और उसका जो प्रोडक्ट, जो उसका उत्पाद हो रहा है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिल रहा है, तो ओनरशिप उसकी बनी रहेगी। तो वो कलेक्टिव चकबंदी का भी हो सकता है। तो वो एक मॉडल है, और वो तभी होगा जब युवा की बात जो हम कर रहे हैं, यूथ को अगर हम शामिल कर रहे हैं। देखो अब यूथ तो एक खेत में तो नहीं करेगा ना, तो अगर वहाँ का युवा अगर पूरा 1 हेक्टेयर में कर रहा है और 10 युवा उसमें लगे हुए हैं, तो सबको एक कलेक्टिव इनकम मिलेगी ना सर। कुछ लोग उसमें मार्केटिंग का देखेंगे, कुछ लोग उसमें प्रोडक्शन का देखेंगे, कुछ लोग उसमें पैकेजिंग का देखेंगे, है ना, कुछ लोग उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स उसमें हो सकता है। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम वही आती, जंगली जानवर से कैसे बचें। अब सर ऐसा था कि जंगली जानवर का भट जी ऐसा है कि पहले भी जंगली जानवर थे ना, अभी भी जंगली जानवर हैं। तो पहले लोग क्या करते थे कि बारी लगाते थे, हालांकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं भी कहूँ तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कई लोगों ने जंगली जानवर के चक्कर में अपने खेती छोड़ दी और घर छोड़ दिया। अब तो बहुत समस्या हो गई बंदरों की। अब तो यह है कि भालू घर में आने लग गया, आपका सुअर घर में आने लग गया, आप कुछ नहीं कर सकते उसे, ना मार सकते ना भगा सकते। मर गया तो और प्रॉब्लम है। अब वो तो अब बच्चों को मारने लग गए हैं, ये जो काटने लग गया, बंदर तो काटने लग गया। तो अब इन्होंने कहा कि भाई हम बाड़े बना रहे हैं,
बाड़े बना के उसको रखेंगे करके, तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो हमें कह रहे हैं कि भाई गांव की जो कलेक्टिव रूप से जो खेती है उसमें कम से कम जंगली जानवर, जो अब बंदर से तो नहीं बचा पाएंगे लेकिन फिर भी जो सूअर और बाकी हिरन और बाकी जो जानवर हैं उनसे प्रोडक्शन नहीं हो तो सकता है। अब केवल बंदरों का आतंक है ऐसा तो नहीं कि हम खेती छोड़ दें, हम उस खेती को ईजाद करें जो क्रॉप वहाँ के लिए अच्छी होती है। भाई आप उन क्रॉप में जा सकते हैं जिनको बंदर नुकसान नहीं पहुँचा। नहीं नहीं, ये गलत है सर, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ऐसा क्यों? देखो ऐसा है कि आप जानवरों के हिसाब से अपने क्रॉप को बदल देंगे, ये तो गड़बड़ है ना। हमें कह रहे हैं कि उस खेत में जो होता है वही हो सकता है ना सर। मेरा अगर उस खेत में झंगोरा होता है, मेरा उस खेत में कोदा होता है, तो अब मैं अगर उसमें कहूँ कि मैं उसमें ये लगाऊँ, क्या नाम है, हल्दी लगा दूँ, मैं उसमें प्याज लगा दूँ, प्याज भी खा रहा है वो, लहसुन तक खा दे रहा है, अब धीरे धीरे वो हल्दी भी खा देगा। तो उसकी जो, अगर उसको वो नहीं मिलेगा तो वो इसको खाना शुरू कर देगा, तो आप कब तक क्रॉप बदलते रहेंगे? तो ऐसा तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो उस इलाके में हो रहा है, देखो इकोसिस्टम को अगर आपको ठीक रखना है, आपको अगर अपना इन्वायरमेंट को उसी हिसाब से रखना है, तो नेचुरली जो वहाँ ग्रो होता है आपको उसी को ग्रो होना देना चाहिए। आप ये क्रॉप पैटर्न को चेंज कर रहे हैं उस जानवर की वजह से, कब तक बदलोगे? आपका लहसुन खाते हुए देखा आपने, वो लहसुन खा रहा है, प्याज खा रहा है। अब आप प्याज लहसुन छोड़ दोगे तो आप हल्दी पे आ गए, अब वो हल्दी खाना शुरू कर देगा, तब आप क्या बदलोगे? तो कब तक आप बदलते रहोगे? तो हम कह रहे हैं कि जो क्रॉप वहाँ के लिए सूटेबल, हम उसी क्रॉप को आगे बढ़ाएं। और इसका तो सरकार को और गांव वालों को मिलकर कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब सरकार को थोड़ा सा इनकी जनसंख्या कम कैसी की जाए, है ना, जो आपका अधिनियम है उसमें कैसे कुछ किया जाए। आपको अगर इनको संरक्षित करना है तो कहीं ले जाके संरक्षित करें। अब कब तक करेंगे? आपको लोगों ने छोड़ दिया। हमने नेचुरल खेती हम कर रहे तो उन्होंने कहा भाई हम ये तभी कर पाएंगे, हमने उसको बोया, जैसे कोणी था, अब कोणी नहीं हो रही थी, हमने कोणी के बीज दिए, कोणी बोया, उसमें बंदर चपट करके बीज ही नहीं मिल पाया उसका। आपका जो है कई और सारे जो स्याल साटी था वो बोया, उन्होंने उसी को खाया कि वो बढ़िया होता है। तो इसके लिए तो कुछ योजना तो सोचना पड़ेगा। अब दूसरा ये था कि फेंसिंग का था कि भाई चारों तरफ से, गांव के चारों तरफ से जो आपका फेंसिंग किया जाए, सोलर फेंसिंग। हाँ, सोलर फेंसिंग भी हो सकती है, वायर क्रेट फेंसिंग भी थी, वो भी योजनाएं थी। अगर वो होती है कारगर और एक जगह से उनका एंट्री हो तो कम से कम सूअर जो बहुत सबसे नुकसान करता है, भाई बंदरों को तो आप भगा सकते हैं, कुत्ते रख सकते हैं, हल्ला करके भगाएं, सूअर तो रात को आ रहा है, अब कैसे करेंगे आप? तो उसमें बड़ी समस्या है। तो वो अगर हो जाए और वो सोलर फेंसिंग हो जाए तो काफ़ी कुछ तक कुछ संरक्षण तो हो सकता है। मतलब रिवाइव कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आपने बताया कि आपने प्राकृतिक खेती का प्रयोग किया है नारायण पकड़ के कुछ गांव में, उसका अनुभव बताइए। हाँ, तो हमने क्या किया कि मेरा गांव है केवर, भगवती और रतनी, मतलब 2 ग्राम सभाएं हैं। तो मैंने कहा कि जो भी काम करना है पहले अपने गांव से शुरू करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम कहीं गांव में जा रहे हैं उनको बोल रहे हो अगर अपने गांव में बताओ क्या किया, तो वहीं हमने शुरू किया। उपदेश कुशल बहुत तेरे। तो ये तो गड़बड़ है ना। अब तो हमने वहाँ से शुरू किया उसको। तो हमने देखा कि एक जो हमारा गाय के गोबर और गोमूत्र से हम लोग बनाते हैं बीजामृत। तो उसमें बीज जो को अगर हम लोग संरक्षित करना है तो हम क्या करते हैं कि बोने से एक दिन पहले बीजामृत बनाया गाय के गोबर और गोमूत्र से, और उसका कोटिंग कर देते हैं उसको, और उसके बाद छाया में उसको सुखा दिया। दूसरे दिन उसको बीज को बोया। उससे पहले फिर हमने घन जीवामृत बनाया। तो उसको घन जीवामृत के लिए भी हमको गाय का गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, गुड़ हो गया, बेसन हो गया, इस तरह से उसका एक सिस्टम है। तो उसको फिर एक उसके अंदर घुमाते रहते हैं और वो 3 दिन और 7 दिन में वो तैयार हो जाता है, 7 डेज़ में। तो वो अगर गर्म है तो जल्दी हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको डेली घुमाते हैं। उसके बाद वो तैयार जब हो जाएगा तो आपका स्प्रे मशीन जो होती है, स्प्रे मशीन में उसको छांट के डाला और वो स्प्रे मशीन से फिर आराम से डाल सकते हैं। तो ये आपका हेड लोड और पीठ पे कंडों में ले जाने का गोबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने पाया कि जो हमने करा इस तरीके से, उससे एक तो जो कुरमुला लगता था धान पे वो ख़त्म हो गया।
आपका जो बीज था वो करीबन लगभग 80% जर्मिनेशन उसका हुआ। आपका जो क्रॉप थी उसका वो स्ट्रेंथ जो होता था वो हवा से गिर भी जाता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ताकत रही और उसको पूर्ण पौष्टिक वो भी मिला। दूसरा हम बनाते हैं 10 अर्क। 10 अर्क ये होता है कि हम कीड़े अगर लग गए माना तो पेस्टिसाइड है, तो उसमें जो खट्टी छाछ होती है उसका भी प्रयोग होता है। और जो कड़वी चीज़ें हमारे यहाँ पे होती जैसे टिमरी हो गया या फिर डैंकड़ा, जैसे वो आप वाइल्ड नीम कह सकते हैं हमारे यहाँ का, उसको कूट के, और ये जो पाती होता है खुंजा, उसको कूट के उसका रस निकाल के और उसको भी हम स्प्रे करते हैं, तो उससे काफ़ी कंट्रोल हुआ है उसमें। तो नेचुरली जो हमारे यहाँ पे है भाई, प्रकृति का क्या मतलब, जो प्रकृति से हम लेके बना रहे हैं वही तो प्राकृतिक खेती और हुई। बीज भी परंपरागत बीज, उसी को हम संरक्षित करें ना सर, क्योंकि वो फाउंडेशन सीड है, वही ग्रो करेगा तो वो हमारे उस पास। गांव में क्या उगा रहे हैं आप? अभी उसमें तो सारी चीज़ें हो गई, धान हो रहा है, गेहूं हो रहा है, आपका जौ हो रहा है, आपका ये कोणी हो रही है, कोदा हो रहा है ना। तो सारे जितने भी हमारे चीज़ें होती हैं वो उसी पैटर्न से। और आज की डेट में ये हमने 3 साल तक उनके साथ में ये प्रयोग किया, तो आज हर घर में उन्होंने ड्रम्स रखे हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीज़ें वो बना के डालते रहते हैं। बट पशुपालन अनिवार्य है। पशुपालन है। अब पशुपालन के क्षेत्र में जैसे मैंने कहा था कि भाई अब ये बात हुई कि भाई पशुपालन को कैसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बद्री गायें हैं। अब बैल है, बैल तो अब मैंने कहा कि भाई जो योजना है सरकार की वही तो ये है कि मशीनरी बैंक खोलो, फार्म मशीनरी बैंक, फार्म मशीनरी बैंक 80% सब्सिडी। हाँ, 80 से 90% सब्सिडी दो, तो लोगों ने बैल रखना बंद कर दिया। तो अब आप 80% सब्सिडी अगर मशीन में दे रहे हैं तो लोग मशीनें खरीदेंगे ना साहब। और कई वो मशीन भी छोटी छोटी मशीनें तो हैं, लेकिन कई जो हमारे छोटे छोटे खेत होते हैं उसमें लग नहीं सकता वो हल, जो बैल लगा सकता था वो उतना लगा नहीं सकता। दूसरा यह है कि जब बैल नहीं होगा तो आपके खेत में गोबर कहाँ से आएगा। अब बद्री गाय, उसकी प्रोडक्शन, दूध का जो उत्पादन है वो बहुत कम है, तो अब वो दूध देना बंद कर देते, लोगों ने छोड़ दिया, बाजार में आ गई गाय। बैल आपने रखे नहीं है तो आपके घर में खाद कहाँ से आएगा, गोबर की खाद कहाँ से आएगी। बट अब वो भी क्या करें, उनके पास उसको खिलाने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो अब हमने क्या किया कि कैसे उनको संरक्षित किया जाए। हमने ये किया कि गाय के गोबर और गोमूत्र से क्या बनाया जा सकता है, तो उसके दिए हमने बनाए, उसके हमने आर्टिफैक्ट्स बनाए और उनको ट्रेनिंग दिया उसमें। तो मैंने देखा कि अगर हम उनके दिए, गोबर के दिए, आर्टिफैक्ट्स और उसके ईंट बने और उससे घर बने, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बद्री गाय के गोबर का जो भी प्रोडक्ट होगा वो आपका रेडिएशन रेसिस्टेंस है। आपके हर घर में मोबाइल है 5 से 6, आज देखिए ना आप, और आप कहते हैं कि भाई वैज्ञानिक रूप से आप कह रहे हैं कि रेडिएशन का बहुत प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे। तो अगर आप रेडिएशन से आपको संरक्षित करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है कि आप गाय के गोबर के प्रोडक्ट को अपने घर में रखें, चाहे वो दिया हो, चाहे वो ईंट हो। अगर मैंने उस ईंट से अपने घर बना दिया, मतलब आपने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, और स्ट्रक्चर के बाद जो दीवारें हैं उस ईंट से अगर हम बनाते हैं गाय के गोबर के ईंट से, तो एक तो ऑक्सीजन मैक्सिमम आपके कमरे में रहेगा, दूसरा रेडिएशन को जो है वो आपको टेम्परेचर में भी असर पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि ट्रेनिंग दिया, और उसके बाद हमने देखा कि वो अगर उसको बना के बेचते हैं तो उन लगभग 15 से 2,000 रुपये महीने का आमदनी होती है। तो अगर किसी महिला को या किसी परिवार को 2,000-3,000 महीने का उस गाय से मिल रहा है जो दूध नहीं दे रही है, तो शायद वो उस गाय को बाज़ार में नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब इसमें भी ज़रूरी यह है कि भाई अब चाहे तो सरकार करे या कोई एजेंसी करे, मैं तो ये कह रहा था कि भाई इतने हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में आश्रम है, वहाँ पे इतने दिए और उसका यूज होता है, प्लास्टिक के दिए लोग यूज़ कर रहे हैं गंगा आरती के दौरान, और जो गंगा में दीपक दान करते हैं, तो गोबर के दिए का अगर इस्तेमाल करें तो वो एक प्रकार से बहुत अच्छा एनवायरमेंटल फ्रेंडली, अवेयरनेस की बात हो जाएगी। तो अगर ये खरीदना, ये फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात, सड़कों में जो भीड़ है जिसकी वजह से तमाम दिक्कतें हो रही, वो भी कम हो जाएगी, कम अपने आप हो जाएगी। भाई मेरे को अगर 2-3 हज़ार रुपये गाय से मिलना, मेरा अगर प्रोडक्ट लोग खरीदना शुरू करते हैं, भाई इसके लिए रेगुलर मार्केट चाहिए ना सर।
मंदिरों में इसका उपयोग हो, लोग ईंट खरीदना शुरू ये करें। जो सरकार गौशाला के नाम पे बहुत सारा फंड करती है, तो वो इस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही? अब सरकार को तो मैं तो कहूँगा कि पशुपालन जो मंत्री हमारे, उनसे मेरा आग्रह यही रहेगा कि अगर वो चाहें तो गौशालाओं में ये गायें संरक्षित कितने करेंगे, आप नहीं कर सकते। तो ये है कि भाई एक तो गौशालाएं जो बनी हुई हैं, उन गौशालाओं में आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो उसके प्रोडक्ट हैं, जो उसको गोबर है, गौमूत्र से जो बाई प्रोडक्ट है, उसको मार्केट के लिए व्यवस्था करें, और ताकि उनकी आमदनी उसी से हो। सेल्फ सस्टेन मॉडल बनाना पड़ेगा। सरकार के पैसे पे गौशालाएं नहीं चल पाएंगी जब तक कि वो सेल्फ सस्टेन ना हो। और उसी तरह से हम कह रहे हैं कि जो हम कहते हैं कि वो संरक्षित तो परिवार में ही रहेगी गाय, और अगर हर परिवार को मिलने लग जाए पैसा, और हम गांव में इस प्रकार का मॉडल बना दें कि घर घर में गाय हो, और जो भी चीज़ें बनती हों वो कलेक्टिव रूप से कहीं एक जगह पे लिया जाए, और डिपार्टमेंट उसको करे। जैसे आपने सहकारी समितियां बना दी, अब समितियों में आप कोदा झंगोरा तो खरीद रहे हो ना, आपने रेट तय कर दिया कि भाई कोदा झंगोरा इतना का लेंगे हम, जो भी हो गया, तो वो आप खरीद रहे हैं, तो उसके लिए ये व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते भाई? आप मार्केट इनको बोलिए कि आप इसका इस्तेमाल करें, तो वो तो मतलब एक प्रकार से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा ना सर। अब आपने दिया अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैं दिखाया आपको दिया जो है, उस दिए में अब उसमें हमने क्या बनाया है कि जर्मिनेशन पॉट भी बनाया है। अब जर्मिनेशन पॉट में क्या है कि आपने एक बीज डाला और वो थोड़ा सा मिट्टी डाली, उसमें जर्मिनेट हुआ, आपने उस पॉट को सीधा जो है मिट्टी में गाड़ दिया, तो जो गोबर है वो उसको कम से कम 9 महीने तक सस्टेन कर देगा उसी गोबर से। तो अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? जो आपने दिया बनाया है उसको या तो रीयूज़ करो, नहीं तो उस दिए में भी एक बीज डाल दो, थोड़ा सा मिट्टी डालो, जर्मिनेट हो गया, आप कहीं से उसको खड्डे में डाल दो या फिर अपने गमले में डाल दो, तो वो उसका संरक्षित भी करेगा, आपका खाद भी देगा उसमें। तो इस तरह से करने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के अगर गवर्नमेंट पहाड़ में खेती को पुनर्जीवित करना चाहती है तो उसे एक मेगा प्लान को लेकर आना पड़ेगा, और ये मल्टीपल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, फार्मर्स को ट्रेन कर सकते हैं, मार्केट एक्सेस दे सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पे आप ये क्रिएट कर सकते हैं पूरी व्यवस्था। एग्जैक्टली, बिल्कुल तो सही। और आज आप देख रहे हैं अपना ऑर्गेनिक है या चाहे प्राकृतिक खेती है, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड्स कितनी है। जैसे ये सर्वे चौक पे मैं देखता हूँ संडे को एक मार्केट लगती है, ऑर्गेनिक वहाँ पर वेजिटेबल्स आती हैं, दाल आती हैं, मिल्क, पनीर, सब चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो हम इस तरह के हार्ट भी कर सकते हैं बिकॉज इनकी डिमांड तो है ही, और यहाँ पर लोगों के पास इतनी इनकम है कि वो खरीद सके इन प्रोडक्ट को। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो दिक्कत कहाँ पर आती है? अब दिक्कत यह है कि उनको जो इंसेंटिव मिलना चाहिए वो नहीं मिलता ना। भाई मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, आप मेरे को कुछ और दे रहे हो, तो कैसे होगा भाई? आपने मशीनरी बैंक में वो चीज़ें दी जो मशीनरी वाला देना चाह रहा है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है। मशीनरी दे दी, वो उपयोग में आ रही है नहीं आ रही, उसे कोई देखने वाला नहीं। क्योंकि सब्सिडी है तो आपने बट देना ऐसे है। एग्जाम्पल कई होंगे लोगों के उपयोग में नहीं आ रहा होगा, बेकार पड़े होंगे। मैंने आपसे कहा ना सर कि भाई आपने थ्रेसर दिए वहाँ, एक योजना के तहत बड़े से थ्रेसर दिए उसको। अब थ्रेसर एक जगह पे सड़क से नीचे ले जाने में 22 लेबर लगे, तो आप बताओ आप कैसे संभव है कि किसी गांव में वो थ्रेसर जा पाएगा, गेहूं का थ्रेसर? तो इस तरह से आपने मतलब दिया है वहाँ पे, आपने, आपके मनसा अच्छी है कि भाई आप वहाँ पे चाहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी लोगों को दें ताकि वो कार्य का बोझ कम हो, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए और वो वाकई उपयोग में आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि पैसा उसको तो कौन बहुत देखेगा? खर्च हुआ ही है। अब चूंकि आपने किसी वेंडर को बोल दिया, उसने वहाँ भेज दिया, अब मेरे उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, मुझे तो पूछा नहीं कि मेरी आवश्यकता क्या है उसमें। तो मेरी आवश्यकता है तो ठीक है, मैं तो इसे कहूँगा कि इससे बढ़िया कि आप मशीनरी बैंक में 80% सब्सिडी दें, आप बैल में दें ना सब। आप कहें कि जो बैल देगा हम 80% सब्सिडी देंगे। पहले देखा नहीं आपके गाय बैल के हाट लगते थे, लोग अपनी जब खेती करने से पहले बैल खरीदने जाते थे। हमारा गुलाब राय है रुद्रप्रयाग में, वहाँ पे हाट लगता था, एनिमल हाट लगता था, तो सब लोग अपने बैल को छोटे छोटे लेके आते थे और लोग वहाँ से खरीद के ले जाते थे उसमें बैल।
तो अगर प्राकृतिक खेती करनी है, ऑर्गेनिक खेती करनी है, तो मवेशियों को तो सस्टेन करने की आवश्यकता है, और उनकी जो आवश्यकता है, उनकी दिक्कतें क्या है, वो ज़रूरत है, उसे एड्रेस करना होगा। उसको एड्रेस करना पड़ेगा। एक और बात बताइए, आपने रिवर्स पलायन किया, फिर आपने कहा आपके बेटे भी रिवर्स पलायन करके आ गए, तो वो आपसे ज़्यादा प्रेरित थे या उन्हें लगा कि शहरों से अच्छा अपने गांव में जाके काम करो? नहीं, प्रेरित था, क्योंकि मैं तो खैर 86 में मैंने ये सोच के आ गया था, और तब से मैं अपना विभिन्न फील्ड में मैंने सब्जेक्ट पे काम किया, और मैं सेटिस्फाई हूँ, मतलब आमदनी की दृष्टिकोण से रिग्रेट तो नहीं नहीं है हो, हाँ, कि मैं क्यों आया? मेरे को हाँ, ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ। मैंने कहा कि अगर मेरे गिव अप करने से अगर 100 लोग अगर आगे उनका जीवन अगर सुधर जाता है, तो इससे बड़ी आपके लाइफ का प्रोटोकॉल अच्छा चल रहा है। और बेटा भी ये था, उसने अपना दिल्ली में था, ट्रेडिंग कंपनी उसकी थी, और एक किसी कंपनी के साथ वो कर रहा था ट्रेडिंग का काम। फिर उसने अपना टूरिज़्म में किया, होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। उसने एक दिन मुझे कहा कि उसको मिल रहा था 1-1.5 लाख रुपए एक कंपनी में, तो बोला मैं वापस आना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? अच्छा खासा तो पैसे हैं। उसने कहा देखो ऐसा है कि ये मेरे को दे रहा 1.5, मैंने इसकी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, वो मार्केटिंग वाला था ना, तो परचेजिंग वगैरह था। अब इसका क्या होगा, जब स्टेब्लिश होगा ये 5 साल तक मेरे को देगा, ये 5 साल बाद कहेगा मुझे कि भैया अब ऐसा ज़्यादा हो नहीं रहा, तो ये 1 या 50 पे आ जाएगा। तब तक जो मेरी काम करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगी, और जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। मैं अगर आज अपने घर से गांव में शुरू करूंगा काम, टूरिज़्म में या किसी में, तो मैं अगर माना 10 से शुरू करूंगा तो मैं 1.5 पे जाऊंगा, लेकिन वो 1.5 से तो सीधा मेरे को 0 पे ले आएगा ना। और यहाँ से मैं जब धीरे धीरे शुरू करूंगा तो वो ग्रोथ होगी, यहाँ ग्रोथ नहीं है। तो मैंने कहा यार कमाल है, मतलब ठीक सोच रहा। तो उसने कहा, मैंने कहा क्या करना, तो उसने कहा आना। तो उसने शिफ्ट कर दिया फिर नारायणगढ़, और मेरा घर जो था गांव वाला, उसको उसने होम, मतलब वही घर को उसने होम स्टे में उसको कन्वर्ट कर दिया, और अब वो ऑनलाइन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में जो हमारा होम स्टे बनाया उसने, उसके इर्द गिर्द जो गरीब परिवार थे वो खाना प्रोवाइड करते हैं जो गेस्ट आते हैं उनको, और उसने रखा है 125 रुपये पर मील का उसमें, तो उनकी भी इनकम हो रही है। और उसमें यह है कि भाई जो वो खा रहे हैं वही आपको प्रोवाइड करेंगे, स्पेशल नहीं होगा। स्पेशल खाना है तो आपको लाना पड़ेगा, वो बना देंगे, लेकिन जो वो बना रहे हैं वही आप खाएंगे। तो अब जो अगर वो मंडवे की रोटी बना रहे तो वही खा रहे हैं, झंगोरा का भात बना रहे तो वही खा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा अच्छा हो रहा है। डॉक्टर नेगी, एक और बात बताइए, तो इससे एक चीज़ और लगती है कि अगर आप फ्यूचरिस्टिक है तो अपनी ज़मीन मत बेचिए। हम कहते हो ना मजबूत भू कानून चाहिए ये वो, लेकिन अगर हमें डिसाइड कर लें कि हमारी ये सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारी लैंड है साहब, वही तो हमारा इन्वेस्टमेंट है देखा जाए एक तो। जी जी जी। उसी का इंटरेस्ट हमें जीवन भर मिलता रहेगा जो हमेशा से मिलता है। तो इस पे आपकी क्या सोच है? अब जहाँ तक ज़मीन बेचने का सवाल है सर, कि भाई आप ये देखिए कि एक तो उनके मन में यह है कि इस ज़मीन से उनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि किसी ने भाई इक्का दुक्का इस तरह से मॉडल, क्योंकि आपके प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है। अब मैं तो चलो ठीक है, मेरे पास वो एक्सेस है, मैं उस प्रोग्राम को देख पा रहा हूँ, तो मुझ में थोड़ा प्रोत्साहन आएगा। ऐसे कई लोग होंगे ना जो आप दिखा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई उसको अगर आप बहुत बृहद तरीके से कर सकते हैं, कि लोग कर रहे हैं जो इंडिविजुअली और संस्थागत रूप से उन्होंने कैसे कराया उसको, ज़मीन को कई लोगों ने तो खरीद कर किया है। अब लोगों की नीड है पैसा ना सर, आप आजकल पैसा भी तो चाहिए उनको, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो कई बार क्या है कि वो ज़मीन पैसे के लिए भी बेच रहे हैं, अपने आवश्यकता के लिए भी बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब अब आप मत बेचो अपने ज़मीन को, जैसे अभी हो रहा है, कई आंदोलन चल रहे हैं कि साहब हम अपने ज़मीन को किसी को नहीं बेचेंगे। नहीं, हम कैसे रोक लोगे? अगर आप नीचे तराई वाला क्षेत्र देखिएगा तो आज उस ज़मीन पे वो लेबर हैं जो ज़मीन उनकी थी, और जो मालिक थे एक दौर में। हाँ, जो मतलब हमारी ज़मीन थी उस पे वो लेबर हैं आजकल। तो अब हमको वो कौन करेगा? मैं ये कहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि आपने तो बहुत लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, तो ऐसे बहुत व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार को ये चाहिए
कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके साथ प्लानिंग करें ना। हमारे यहाँ का नियोजन विभाग उनके साथ में नियोजन बनाए ना सर, कृषि में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, यहाँ का जो सस्टेनेबल मॉडल है वो क्या हो सकता है करके। अब मैंने एक सस्टेनेबल मॉडल बना दिया, माना कौन रिप्लिकेट करेगा, मैं तो नहीं कर सकता। मैंने घेस का मैंने उदाहरण दिया आपको, वो एक परफेक्ट सस्टेनेबल मॉडल है। आज की डेट में उनकी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर नहीं है। आज उस गांव में लगभग 2 से 3 ट्रेडर हैं, वो लड़के, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी है, मकान है, बना दिया, पैसा कमा रहे हैं। और दूसरा जो लोग हैं उनकी भी अच्छी खासी इनकम हो रही है, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए अगर उनको सप्लीमेंट्री इनकम मिल रही है तो बहुत बड़ा है। और टोटल अगर हम लें तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उस गांव का। तो उनका जो लाइवलीहुड है वो धीरे धीरे बनेगा तो सर ना। लेकिन ऐसे मॉडल कितने हो सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता। तो यहाँ गवर्नमेंट को इंटरवीन यस, यहाँ पे सरकार को इंटरवीन करने की आवश्यकता है। इसलिए ये कैसे किया, इसको हम रिप्लिकेट कैसे कर सकते हैं, तो वो रिप्लिकेशन बहुत आवश्यक है। हमने तो कर दिया, लेकिन कौन करेगा उसको। अब अगर मैं किसी को कहता हूँ तो उनको भेजे में आती नहीं है बात। तो यहाँ क्या है ना, अभी क्या है डिपार्टमेंट में करप्शन कितना है, मतलब कोई ये सोचने को तैयार नहीं कि साहब तुम एग्रीकल्चर को तो इस करप्शन से दूर कर दो। भाई ये हमारी लाइफलाइन है साहब, आपका पूरा पहाड़ उस एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अगर आप वहाँ भी इस तरह की सोच रखते हैं तो मतलब उनके बारे में कोई शब्द ही कहने बेकार है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, बिकॉज क्या है कि फार्मर्स को आप ट्रेनिंग दीजिए, इंसेंटिवाइज करिए, बीज दीजिए, उसको समय समय पर नॉलेज उस तक पहुँचे, उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो। जैसे मैंने कहा उसको फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज, प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, वो सारी व्यवस्था करिए ना। आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं बना सकते देश का सबसे अच्छा मॉडल हमारे पास, पारंपरिक कृषि का जो सबसे अच्छा मॉडल है हमारे पहाड़ों में, आइए दिखाते हैं हम आपको। बिल्कुल हो सकता है, बट द ओनली थिंग इज़ कि आपको वो माइंडसेट चाहिए कि नहीं मैं करके रहूँगा इस बात को। नहीं अब उसमें क्या है ना कि अब देखो मैंने कहा कि जैसे हम हैं, मतलब हम कर रहे हैं तो हम वही है ना। अब अगर कोई कर्मचारी है वो कितने दिन तक वहाँ रहेगा, 2 साल 3 साल, उसने कोई अच्छा अगर शुरू भी किया है इनिशिएटिव तो वो दूसरा क्या उसको कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर इस प्रकार के मॉडल को आपको आगे रिप्लिकेट करना है तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक को देनी पड़ेगी। पीपल इनिशिएटिव्स फॉर सेल्फ डेवलपमेंट की जो बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरा मोटो भी था ऑर्गेनाइजेशन में, पीपल इनिशिएटिव फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, उसमें जो मैंने इनिशिएटिव्स किया है उसमें आप हमको क्या इनपुट दे सकते हैं जो मेरे रिक्वायरमेंट है तो मैं करूँगा ना। मैं अगर कह रहा हूँ कि घेस जैसा मॉडल अगर मैंने कहा, मुझे कहा जाए कि आप चलो उत्तराखंड को हर्बल प्रदेश बना दो, हम बना देंगे। ऐसे हम कई गांव बना सकते हैं। भाई आपकी एल्टीट्यूड देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ इंस्टीट्यूशन पता लग गया ना कि कितने ऑल्टीट्यूड पे होता है, मार्केट भी आपको पता है सब है। देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, लोग भी हैं करने वाले, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बैकवर्ड लिंकेजेस भी हो सकते, फॉरवर्ड, लेकिन उसका एक सिस्टम कैसे बने। अब वो सिस्टम आप मेरे लिए बना रहे हैं, मुझसे पूछ नहीं रहे। भाई आप जो है कहते हैं कि मैं हर्बल प्रदेश बनाऊंगा। एक बार क्या हुआ कि एक मीटिंग में मैं गया, वर्कशॉप थी, तो उसमें क्या था कि उसमें था फार्मास्यूटिकल कंपनी और वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो कह रहा है कि मेरी रिक्वायरमेंट इतना टन है, ये कह रहा है उत्पादन ऐसा होगा, इसका हम मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे, टिश्यू से इसे ऐसे बनाया जाएगा, जिसे करना है वो है ही नहीं। मैंने कहा भाई ये जिसको मेरे खेत है, मेरे से तो पूछे नहीं रहे आप, कल्टीवेशन कहाँ करोगे। तो जब मैं उसका पार्ट नहीं हूं तो आप दोनों बहस कर लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जो सबसे मेन स्टेक होल्डर्स है वो तो आपकी मीटिंग से नदारत है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि भाई आप मेरे लिए कर रहे हैं ना, मैं किसान हूँ, मेरे लिए कर रहे हैं आप, तो आप मेरे से तो पूछो कि भाई करना क्या है, मैं कैसे उसको सस्टेन कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार अगर जो हमारे इस प्रदेश में छोटे बड़े जो भी इंसेंटिव इनिशिएटिव्स किए गए हैं उसका एक अध्ययन कर लेना हमारा नियोजन विभाग, और अध्ययन करके देखे कि कृषि में, पशुपालन में आपका विभिन्न जो हमारे आयाम हैं आमदनी के, उसमें कहाँ कहाँ पे अच्छा अच्छा काम हो रहा है और उसको रिप्लिकेट कैसे कर सकते हैं हम, उसी पे योजना बनाइए ना साहब। उसमें कितने की ज़रूरत है, और वो सेल्फ सस्टेन तभी होगा भाई साहब। देखो भट्ट जी, मैं अगर कर रहा हूँ क्षेत्र में
तो मैं लगा रहूँगा ना, अधिकारी कोई भी आएगा उसको उसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर अधिकारी योजना बनाए, प्लानिंग बनाए, अभी देखिए आप, चाहे वो कृषि योजना हो, चाहे भी कोई भी योजना हो, मैं काम कर रहा हूँ माना, अभी कृषि की कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मतलब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपये होना चाहिए, तब आप उसमें काम कर सकते हैं। बताओ, मेरे संस्था तो 1 करोड़ रुपये तो टर्नओवर है ही नहीं, क्योंकि मेरा तो इतना काम तो है नहीं कि मैं तो कौन आ रहा है? जो कंपनी है बाहर की वो आएंगे ना, जिनको यहाँ का और ना बहुत पता। तो अब वो 1 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसमें एनजीओ तो आएगा नहीं, मतलब वॉलंटरी एजेंसी नहीं आएगी। तो फिर वैसे ही हो रहा ना जो हो रहा है। आपने शर्ती रख दी भी उसका 100 करोड़ का, अभी एक नमामि गंगे के तहत एक प्रोजेक्ट निकला है, उसमें था कि भी उसका 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। सोच सकते हैं आप कोई? तो कौन आएगा? बाहरी कंपनी 100 आएगी, करोड़ का किसके पास है ना। तो ये जो चीज़ें थी, पहले क्या था? पहले ऐसा नहीं था। पहले ठीक है कि भैया आपने जिले में दे दिया, जिले में कहा कौन काम करने वाला है भाई, चलो उनसे बोलो ये काम कैसे कर सकता था, बुलाते थे कि भी कैसे होना चाहिए, वहाँ से प्लानिंग बनती थी, फिर यहाँ आता था। अब प्लानिंग, कृषि नीति बन रही है, उद्यान की नीति बन रही है। अब आपने देखा कि उद्यान में क्या हो रहा है ना, फिशरीज़ में क्या हो रहा है। तो ये सारा चीज़ें हैं जिसको कि अब अगर आप नेट सेल में आप देख ही रहे हैं कि कितना आपने लोग कर रहे हैं, कितना इसको अब आपने जैसे कुमाऊं में आपने देखा कि एक जगह का आपने दिखाया था, बहुत अच्छा उसने पॉली हाउसेस लगा रखे हैं, 80 लाख के आसपास उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। सोमेश्वर में है ना, उसके यहाँ बड़ी शानदार की हुई है, उसने मुझे वो वीडियो भेजी है ना। अब उसमें क्या है कि वो तो अपने इनिशिएटिव से कर रहा है, हालांकि उसने लोन भी लिया, सरकार की योजनाओं का लाभ भी लिया होगा, लेकिन उस मॉडल को कितने जगह पे उसको रिप्लीट किया जा रहा है, अगर वो सक्सेस है तो क्या इस पे अध्ययन की कोई व्यवस्था है? तो सरकार को चाहिए कि ऐसे मॉडल्स का अध्ययन करें और उस मॉडल को, उस व्यक्ति को एक प्रकार का मोटिवेटर बना दें और उसको कुछ इंसेंटिव दें, ताकि वो उस ऐसे मॉडल कई बना सके, तो हमारे बंजर भूमि सब जो है आबाद हो जाएगी। कृषि, अभी आपका जो ये था कोरोना था, पहाड़ में जितना भी हमारा आ रहा है राशन वो बाहर से आ रहा है। कोरोना ने बता दिया कि जो खेती करेगा वही जीवित रह सकता है। आपके पास अगर बोरा भर के पैसा भी होगा तो आप लाओगे कहाँ से? दूसरा, सबसे बड़ी समस्या पहाड़ में ये हो गई कि जो आपने फ्री 2 रुपया राशन दे दी ना, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लोगों ने खेतों में काम करना छोड़ दिया। भाई आपको सस्ता मिल रहा है, 2 रुपये का मिल जा रहा है, फ्री का भी मिल जा रहा है अंत्योदय के तहत, तो आप क्यों करेंगे? वो चाहे अच्छा है कि नहीं है, वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, वो क्या युक्त है कि नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं उनको। तो आपके आवश्यकता की अगर पूर्ति कर रहे हैं तो उनको ज़रूरत क्या है वो करने की? पहले तो ये था कि भाई मिल नहीं रहा है, राशन बहुत महंगा है, तो इसलिए मेरे को करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने के राशन वो कमाते थे। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, तो और चाहिए क्या? दालें भी मिल रही थी, नमक भी दे रहे थे। तो इस पे भी सोचने की आवश्यकता है। और अगर देखो, जब एक बार आंदोलन हुआ था उत्तराखंड का, तो मैंने उस वक्त देखा था, क्योंकि आंदोलन जब हो रहा था और नीचे से सप्लाई के ट्रक आने बंद हो गए थे, तो स्थिति ये आ गई थी कि लोगों के राशन खत्म हो गई थी दुकानों में। और जब राशन खत्म होगी तो ये स्थिति आने लग गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि लोग अब भूखमरी की शिकार, भूखमरी के अलावा चोरी करने लग जाए, लूटने लग जाए। तो अगर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो अगर बाहर पे निर्भर हो गई, सप्लाई पे, और कहीं अगर बंद हो गया, तो फिर क्या खाएंगे पहाड़? आप कह रहे हैं आपको फूड सिक्योरिटी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। तो उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ आप एग्रीकल्चर को फोकस करना पड़ेगा। आप इंपोर्ट नहीं कर सकते ना। आप वो दौर सोचिए जब 480 PL 480 चावल आप अमेरिका से मंगा रहे थे, क्या हालत हो गई थी इस देश की। तो अभी हमको जो है कृषि और पशुपालन में ही आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता, और वो हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। बहुत सारे छोटे छोटे इंसेंटिव किए गए हैं, मॉडल्स हैं, वो सरकार को चाहिए कि उनको अध्ययन करें और उसको कैसे रिप्लिकेट किया जा सकता है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको साथ लें। डॉक्टर नेगी, बहुत धन्यवाद, और बहुत दिलचस्प आपकी बात रही, और आपसे बात करके कम से कम ये लगा कि हम पहाड़ों में खेती को पुनर्जीवित कर सकते हैं। और मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार तुम इतना खेती क्यों करते रहते हो? तो
मेरे को ये लगता है कि भारत भूमि की मैं बात कर रहा हूँ, केवल उत्तराखंड की नहीं, भारत भूमि को भी अगर आज कुछ बचा सकता है तो वो उसकी कृषि है। और इसीलिए कृषि को आत्मा कहा गया है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने शायद कहा होगा कि हम सब चीज़ें प्रतीक्षा कर सकती हैं, कृषि नहीं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को अगर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, आप सर्विस सेक्टर में ध्यान दीजिए, आप अपने सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दीजिए, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी डिपेंड करती है, निर्भर करती है, उस सेक्टर को आप दरकिनार नहीं कर सकते, जो कि उत्तराखंड में हमेशा से दरकिनार रहा है। तो मुझे लगता है इस सेक्टर पे फोकस करिए, आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, आपके लोगों की आजीविका में सुधार भी आएगा और आपकी ग्रोथ है। सबसे ज़्यादा पुश तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर देता है ना ग्रोथ में भी, अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक। तो मुझे लगता है ये हो सकता है। आप आए, आपने अपने महत्वपूर्ण अनुभव हमारे साथ साझा किए, आपका बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारी यही कोशिश थी सरकार तक ये मैसेज जाने की कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी नीति और नीयत ठीक हो, आप चमत्कार कर सकते हैं साहब। आप कोशिश तो करिए, लेकिन हाँ, वहां पर व्यक्तिगत स्वार्थ की कोई जगह नहीं। अगर आपके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मजाल जो आपके नीचे के व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ जाग जाए, क्योंकि वहां उसको आपसे डर लगेगा। इस व्यक्तिगत स्वार्थ से जब हम बाहर निकलेंगे तो हम अपनी पहाड़ की, अपनी मैदान की खेती को न सिर्फ बदल पाएंगे, बल्कि एक बहुत बड़ी युवा आबादी को उससे जोड़ पाएंगे। और जो उत्तराखंड की आप जो कह रहे हैं ना कि अगले 5 सालों में आप अपनी जीडीपी को डबल करेंगे, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी एलाइड एक्टिविटीज़ का हो सकता है, बशर्ते मैंने कहा ना आपकी नीयत, आपकी नीति और आपकी स्पिरिट काम करने की बहुत ईमानदारी वाली हो, तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।